ओके जी, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि हम इसका नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ओके, तो कंडेंसेशन जो है हम डिस्कस कर रहे थे और उसकी रिकवरी जो सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हमने कंडेंसेशन के लिए अप्लाई करनी थी, वो हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे। Even then, it may be possible to collect the condensate and use it as a hot process water or pass it through a heat exchanger where its heat content can be recovered before discharging the water masses to drain. इसमें यह है कि हमारे पास हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, कंडेंसेशन में हम ये कह रहे थे कि कंडेंसेशन का रीयूज भी हो सकता है कि हम उसको क्या करते हैं, सिस्टम में दोबारा से वापस ले जाते हैं, यानी उसको दोबारा इनिशियल पॉइंट के ऊपर ले जाते हैं। जब हम इनिशियल पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो इसमें क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि हम ये वहां पे उसको दोबारा से इनिशियल टैंक के अंदर उसको स्टोर करेंगे, टैंक में क्या करेंगे, दोबारा से उसको बॉयल करेंगे और स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा से वो जो है ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है कि जो कंडेंसेट इज डिस्चार्ज फ्रॉम स्टीम प्लांट एंड इक्विपमेंट थ्रू स्टीम ट्रैप्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर प्रेशर। तो स्टीम को जब हम जो कंडेंसेशन को ट्रांसफर जब करना है, डिस्चार्ज करना है स्टीम प्लांट से, तो उसको हम इस तरह करते हैं कि उसमें से स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी जो उसमें स्टीम होती है, वेपर वगैरह होते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जो बाकी लोअर प्रेशर जो होती है हमारे पास, वाटर जो होता है, जो कंटेंट्स वाटर कंटेंट्स बन चुके होते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो उसके बाद बेटा क्या होगा कि नेक्स्ट हमारा जो है कि हमने असल में एक जो वही लड़का है उसका आईडी और नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ, वैसे एक लिंक शो हो रहा है, तो वो स्टिल ही इज़ वेटिंग, बट यहाँ पे जब तक वो अपना नाम और आईडी नहीं लिखेगा तो हम उसको जो है एडमिट नहीं कर सकते। तो काइंडली जो भी आपका कोई फ्रेंड है या इस तरह है तो उसको काइंडली इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उसको इन्फॉर्म करें कि अपना जो है आईडी और नेम जो है वो साथ मेंशन करें। उसके बाद क्या होगा बेटा कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ड्रॉप इन प्रेशर सम ऑफ द कंडेंसेट विल री एवेपोरेट इनटू फ्लैश स्टीम। क्या होगा कि जब हमारे पास ये प्रेशर ड्रॉप होता है तो कंडेंसेट को री एवेपोरेट किया जाता है, मतलब उस टैंक में जाएगा, टैंक में हम उसको दोबारा से हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद हम उसको दोबारा स्टीम में ले आते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टीम बनेगी उसको आप फ्लैश स्टीम का नाम देते हैं। यानी जो कंडेंसेशन हुई थी, पहले स्टीम बनी, उसमें कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन को दोबारा से आप जब करते हैं तो वो जो बनती है तो उसको आप स्टीम फ्लैश स्टीम का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ स्टीम दैट विल फ्लैश ऑफ इन दिस वे इज डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी हेल्ड इन द स्टीम एंड कंडेंसेट। तो अब जो हमारे पास स्टीम जो हमारे पास दोबारा से हमने स्टीम में कन्वर्ट किया है, या जो कंडेंसेशन हुई थी उसकी हीट को अगर आपने डिटरमिन करना है कि ये वो कितनी हीट थी या कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं कि जो स्टीम और कंडेंसेट के दरमियान जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस लेके हम वहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लैश स्टीम अमाउंट ऑफ 10% to 15% बाय मास इट्स टिपिकल। जो हमारे पास फ्लैश स्टीम होती है उसको दोबारा से जब आप फर्ज करें कि आपके पास कंडेंसेशन आई थी, कंडेंसेशन को आप दोबारा से हीट अप करते हैं, मतलब उसी को आप स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो जो होती है उसकी जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, टोटल हीट की, टोटल स्टीम की 10 to 15%।
यानी उस वाटर का जो कंडेंसेशन जो बनती है उसमें सिर्फ 10% या 15% ऑफ मैस होती है उस टोटल स्ट्रीम का, तो जिसको आपने दोबारा से फ्लैश स्ट्रीम में लेके जाना होता है। तो उसके बाद क्या है कि हाउएवर द परसेंटेज वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैन बी कंसिडरेबली मोर, तो उसमें जो है कि परसेंटेज वॉल्यूम में चेंज भी आ सकता है उसमें, तो जरूरी नहीं है कि वही 10 to 15% है, उसमें बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो कंडेंसेट एट 7 bar will lose about 13% of its mass when flashing to atmospheric pressure। तो हमारे पास अगर हम 7 बार प्रेशर के ऊपर इसको कंडेंसेट करें तो ये 30% ऑफ इस मैस जो है वो हमें कंडेंसेशन जो है वो मिलती है। व्हेन फ्लैशिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम इसको फ्लैश करें तो बट द स्टीम प्रोड्यूस विल रिक्वायर अ स्पेस सम 200 टाइम लार्जर देन द कंडेंसेट फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म्ड। लेकिन जब आपने उसको हीट किया था और उसको स्टीम बनाया था तो वो इस जो है कि वो इसका मैस जो आपको अभी मिला है वापस कंडेंसेशन के दौरान जो आपको मैस मिला है उस हीट का, उस अपना स्टीम का, उससे 200 टाइम्स ज्यादा जो है कि आपको उसको हीट देनी पड़ेगी ताकि जो है कि वो सैचुरेटेड स्टीम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। तो दिस कैन हैव द इफेक्ट ऑफ चॉकिंग undersized trap discharge line and must be taken into account when sizing these line। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, चॉकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है कि डिस्चार्ज लाइन को हम लोग उसके ऊपर उसका इफेक्ट चेक करते हैं। और इस तरह जो सारे जो हैं कि हमने जितना भी इफेक्ट पड़े कि जिस तरह कंडेंसेशन क्या होती है स्टीम में जो है किस तरह हम उसको ट्रैप करते हैं, तो इस तरह हम सारे के ऊपर जो है इस तरह चेक लगा के उस जो है कि स्टीम को ट्रैप करते हैं। ठीक है, और स्टीम को ट्रैप करने के बाद जो उसमें कंडेंसेशन आ जाती है उसको दोबारा से हम जो है कि स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये सारे प्रोसेस में से गुजारना पड़ता है। समझ आई बेटा कि नहीं आई आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर एनर्जी सेविंग। तो अब हमने वो देखना इसमें ये है कि हमने वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है कि हम अपनी एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जब स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया है तो स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद आपने देखना ये है कि हमने उस स्टीम को कैसे हमने बचाना है कि उसके ऊपर जो है कि वो लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट से या लो टेम्परेचर पाइपिंग से या जॉइंट से जहाँ से स्टीम वगैरह का लॉस ना हो, प्रेशर ड्रॉप ना हो, ठीक है, कंडेंसेशन ना हो, तो हमने अपनी उस एनर्जी को सेव करना है जो हमने स्टीम को प्रोवाइड की होती है। तो उसके लिए डिफरेंट हम यहाँ पे जो है स्टेप्स डिस्कस करेंगे, किस तरह हम उस स्टीम को टेम्परेचर लो टेम्परेचर या उसका प्रेशर जो ड्रॉप होता है उसको हमने डिस्कस करना है। तो वेरियस एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज इन बॉयलर सिस्टम कैन बी रिलेटेड टू कंबस्शन, हीट ट्रांसफर, अवॉइडेबल लॉसेस, हाई ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, वाटर क्वालिटी एंड ब्लो डाउन। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, स्टैक टेम्परेचर। स्टैक टेम्परेचर बेटा क्या होता है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर, इसमें एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर आपका स्टीम का टेम्परेचर है और जो रूम टेम्परेचर है जिसमें बर्नर वगैरह लगाए होते हैं ताकि जो है कि हीट करने के लिए वाटर को, तो इन दोनों टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर और स्टीम का टेम्परेचर है इसके डिफरेंस को आप नाम देते हैं स्टैक टेम्परेचर। द स्टैक टेम्परेचर शुड बी लो एज पॉसिबल, हाउएवर इट शुड नॉट बी सो लो दैट वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट कंडेंस ऑन द स्टैक वॉल। अब वो इसमें ये होता है कि स्टैक टेम्परेचर को बहुत कम होना चाहिए, यानी डिफरेंस जितना कम होगा उतनी कंडेंसेशन कम होगी, एनर्जी का लॉस उतना कम होगा। अगर स्टैक टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए और
रूम का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है और उस स्टीम का ज़्यादा होता है, तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं जी कि इनका डिफरेंस कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपने यूनिट को इंस्टॉल किया है तो उसके रूम का टेम्परेचर भी आपको थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा ताकि हीट का ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है, यानी स्टैक टेम्परेचर बढ़े नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कंडेंसेशन है वो कम से कम होगी। गेट दिस पॉइंट बेटा? स्टूडेंट्स मेरी आवाज समझ आ रही है आपको? यस सर। ओके जी। उसके बाद ये है कि दिस इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूल कंटेनिंग सिग्निफिकेंट सल्फर एज लो टेम्परेचर कैन लीड टू सल्फर ड्यू पॉइंट कुरियन। अब जो सल्फर होता है, सल्फर जो है, जो सल्फर की वजह से क्या होता है, वहाँ पे क्या होती है, कुरियन वगैरह हो जाती है मेटल के अंदर, प्लांट के अंदर। तो इसकी जो अमाउंट है वो कम से कम होनी चाहिए, मतलब जो सल्फर प्रोड्यूस होता है इसको कम से कम आपने रखना है, ठीक है। तो स्टैक टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 सेल्सियस इंडिकेट पोटेंशियल फॉर रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट, ठीक है। तो अगर स्टैक टेम्परेचर जो है वो 200 सेल्सियस से ज़्यादा हो तो इससे हम हीट को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। स्टैक टेम्परेचर जो होगा, यानी टेम्परेचर जो है उसका जो डिफरेंस है वो अगर वो इससे ज़्यादा हम रख लेते, फॉर एग्जांपल कम से कम हो, यानी वो हमारा टेम्परेचर जो रूम का है और स्टीम का है वो मिलता जुलता है और 200 को अप्रोच करता है, तो इस तरह से हमारी जो हीट का लॉस होता है या वेस्ट होती है वो कम से कम हो सकती है। सर वो एक बच्चे को ज्वाइन कर दें सर, 1223 राइज आईडी है उसकी। बेटा मेरे पास एक ही है बंदा जिसका आईडी नेम और आईडी नहीं लिखी हुई, वही आ रहा है। वो मैंने नहीं सिर्फ उसको एडमिट किया, बाकी सारे एडमिट कर दिए मैंने। सर उसको आप यानी एक दफा यानी ऐड कर दें, वो बाद में रीनेम कर लेगा अंदर ज्वाइन होने के बाद। चले ठीक है, मैं कर देता हूँ। कौन है ये? इसका क्या नाम है, जानते हैं आप इसको? उस्मान है सर, 1223 राइज आईडी है इसकी। ठीक ठीक ठीक। उस्मान, उस्मान 6 सेमेस्टर के है? जी बेटा उस्मान, आपको आवाज आ रही है? बेटा ये नेक्स्ट टाइम इस आईडी को नेम और आईडी लिख के आनी है आपने, इसको रीनेम कर लें। तो उसके अगर नेक्स्ट टाइम आप ऐसे करके आएंगे तो फिर आपको मैं एडमिट नहीं करूँगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा कि बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है, टू प्रिजर्व द एनर्जी फ्रॉम वेस्टिंग, सेकंड स्टेप उसका ये है कि फीड वाटर प्री हीटिंग यूजिंग इकोनोमाइजर। हम इकोनोमाइजर को यूज करते हुए भी जो है कि फीड वाटर को प्री हीट कर सकते हैं। टिपिकली द फ्लू गैसेस लिविंग अ मॉडर्न 3 फेज शेल बॉयलर एज अ टेम्परेचर ऑफ 200 to 300 सेल्सियस। शेल बॉयलर, हमने पीछे जो बॉयलर की टाइप्स पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि शेल बॉयलर क्या होता है। तो इसमें क्या, शेल बॉयलर आमतौर पे जैसे ड्रम की फॉर्म में होता है, जो जिसमें हम पानी को बॉयल वगैरह करते हैं और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लू गैस। फ्लू गैस का मतलब ये होता है जिसके अंदर जो है ना वो वाटर कंटेंट्स थोड़े से होते हैं, ठीक है। तो ये गैस जो है कि इसको हम, यानी मतलब इसको स्टीम ही आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 3 पास शेल होता है, इसका जो टेम्परेचर अगर 200 टू 300 सेल्सियस रखा जाए तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि उस हीट को हम जो है वेस्टिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो यूज़ है 3 पास शेल बॉयलर का, ये एक्चुअली इसका अगर टेम्परेचर इतना रखा जाए जो स्टैक टेम्परेचर है, तो उस वक्त जो आप कह सकते हैं कि जो हीट है उसको लॉस होने से बचाया जा सकता है। ये शेल बॉयलर की प्रॉपर्टी है, वो उसको इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकता है। देयर इज अ पोटेंशियल टू रिकवर हीट फ्रॉम दीज गैसेस, ठीक है। तो ये जो है कि वो गैसेस को जो है ना वो रिकवर कर सकता है, यानी उसको इस टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए।
The flue gas exit temperature from a boiler is usually maintained at minimum of 200 सेल्सियस। तो आप इन फ्लू गैसेस जो हैं या स्टीम जो है इसके टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं मिनिमम 200 सेल्सियस के ऊपर। अगर आप इससे कम ले जाएंगे तो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर ड्रॉप भी होगा, क्योंकि वो कंडेंसेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो so that the sulfur oxide in the flue gas do not condense and cause corrosion in heat transfer surface। अब सल्फर ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो उस स्टीम के अंदर या वाटर के अंदर जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कंडेंस हो गए तो वो उस जो है कि सिस्टम के अंदर बॉटम प्लेट्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर अकोमोलेट नहीं होते, जिस वजह से क्रोजन के प्रोसेस से बचा जा सकता है। अदरवाइज वहाँ पे क्रोजन भी हो सकती है कि अगर हम जो है कि उसको 200 सेल्सियस से कम ले जाएंगे तो कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन में क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड वगैरह होंगे तो वो क्या कर देंगे, उसको ऊपर जो है वो उसकी क्रोजन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो क्रोजन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फिर प्रेशर ड्रॉप में जो है ना इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा ये होगा कि हमारे पास नेक्स्ट है when a clean fuel such as natural gas LPG or gas oil is used, the economy of heat recovery must be worked out as the flue gas temperature may be well below 200। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप फ्यूल वगैरह में नेचुरल गैस यूज करते हैं, मतलब LPG है या गैस ऑयल है, इसको हम यूज करते हैं तो हीट को रिकवर किया जा सकता है उसके ऊपर एक वर्कआउट करने के बाद। तो जो उसका टेम्परेचर है वो उसको जो है कि वो मेंटेन आप जब करते हैं तो वो बिलो दी 200 हो सकता है, लेकिन उसमें हीट लॉसेस के जो है चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। द पोटेंशियल फॉर एनर्जी सेविंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉयलर इंस्टॉल्ड एंड फ्यूल यूज्ड। तो इस तरह हमें ये पता चला कि हम किसी भी एनर्जी के पोटेंशियल को उस वक्त तक हम मेंटेन कर सकते हैं जब तक हम उसके अंदर एक अच्छी टाइप का जो है कि बॉयलर इंस्टॉल करके और फ्यूल अच्छा यूज़ करके। यानी ये दो चीज़ों के ऊपर जो एनर्जी का पोटेंशियल डिपेंड करता है कि एक बॉयलर के ऊपर, दूसरा फ्यूल के ऊपर। ठीक है, तो बॉयलर अगर हम अच्छा यूज़ किया, जैसे कि 3 पास शेल बॉयलर है उसको हम देखते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास फ्यूल है जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, तो इनके ऊपर हम अगर ये चीज़ें, ये पैरामीटर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वहाँ पे इजीली जो है वहाँ पे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। समझ आ गई बच्चों की नहीं आई? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? यस सर। एक बच्चे ने मैसेज किया है कि वॉइस नहीं आ रही, उस्मान 1223। ठीक है, तो बेटा देखें अपने सिस्टम में उस्मान, अगर आपको मसला आ रहा है तो आप उसमें देखें। तो उसके बाद क्या होगा कि फॉर अ टिपिकली ऑर्डर्ड मॉडल शेल बॉयलर विद अ फ्लू गैस एग्जिस्ट टेम्परेचर ऑफ 260। जो हमारे पास शेल बॉयलर होता है वो जो स्टीम वगैरह या फ्लू गैस है वो 260 सेल्सियस पे मेंटेन करता है उसको, यानी उससे कम होगा तो हो सकता है कंडेंसेशन उसमें हो जाए। एंड इकोनोमाइजर कुड बी यूज्ड टू रिड्यूस इट टू 200 सेल्सियस। जो इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर हमारे पास क्या है कि ये भी एक तरह का जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने का एक डिवाइस है जो क्या करता है, उसको वो यूज़ किया जाता है ताकि 200 यानी 200 सेल्सियस डिग्री के ऊपर उसको जो है कि वो टेम्परेचर को अगर रिड्यूस भी कर दे, तो यानी टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा हाई रखते हैं तो इतना हाई टेम्परेचर तो हम मेंटेन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिनेंशियली और जो है कि टेक्निकली तौर पे उतना स्ट्रांग होना पड़ता है। तो हम इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर कम करके अपना वो जो है आउटपुट ले सकते हैं जो हम हाई टेम्परेचर पे लेना चाहते हैं। इंक्रीजिंग द फीड वाटर टेम्परेचर बाय 15 सेल्सियस। तो फीड वाटर कौन सा होगा, जो हमने बॉयलर के अंदर जो हमने रखा है जिसको हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज 15 सेल्सियस तक कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि इंक्रीज इन ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ 3%। तो अगर हम ये सारे काम अगर उसमें कर लेते हैं तो हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ के कितनी आती है, 3% तक चली जाती है।
ठीक है, तो यहाँ तक तो बेटा आपको क्लियर हो गया, कोई मसला है तो पूछ लें इसमें से। बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स। जी सर आ रही यस है। सर। समझ आ गई यहाँ तक? जो मैंने समझाया आपको क्लियर हो गया है सब बच्चों को? जी सर कुछ यस clear सर, हो कुछ 60% हो गया है क्लियर सर। ठीक है, बाकी 40% क्यों नहीं हुआ? सर वो नेट सर। कनेक्शन है, कोई वैसे कटिंग ब्रेकअप हो रही है आवाज। अच्छा चलें, बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह। चले, फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप इसको रीड कीजिएगा, अगर कोई मसला होगा तो आपने, बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है इसके अंदर, तो सिंपल वर्डिंग में है, आप इजीली जो मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ें सारी मैंने इसके अंदर रखी हैं ताकि आप इसको पढ़ेंगे। मैंने एक स्टोरी बना के इसके अंदर इस तरह के सेंटेंस जोड़े हैं ताकि आपको इजीली समझ आए उसकी। ठीक है, आप खुद भी रीड करेंगे तो यस आपको सर। क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी कोई मसला होगा तो बेटा आप मुझसे पूछेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्टन एयर प्री हीट। तो अब प्री हीट करना है यानी उसको दोबारा से आपने हीट अप करना है, तो उसके लिए कंबस्टन जो है वो किस तरह से हमने करवानी है। कंबस्टन एयर प्री हीटिंग इज एन अल्टरनेट टू फीड वाटर हीटिंग, यानी एक दूसरा तरीका, यानी हम ये तरीके देख रहे हैं कि कौन कौन सा मेथड है जिसमें हम एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें कि हमारी एनर्जी का लॉस ना हो। In order to improve the thermal efficiency by 1%, the combustion air temperature must be raised by 20 सेल्सियस। मतलब अगर हम एफिशिएंसी को 1% बढ़ाना चाहते हैं तो 1% के लिए हमें जो हमारी कंबस्टन एयर टेम्परेचर है, ठीक है, एयर कंबस्टन एयर टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपने ब्लोअर के जरिए आपने उस फ्यूल के ऊपर जो है ना एयर को सप्लाई करना है। जब आप एयर सप्लाई करते हैं तो वो जो फायरिंग है या जो आग है वो तेजी के साथ भड़कना शुरू होती है, यानी उसका टेम्परेचर और राइज होता है, ठीक है, आग तेज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो एयर सप्लाई करते हैं बाहर से ऑक्सीजन वगैरह, तो उसका टेम्परेचर हमने राइज करना है, तो फिर हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी होगी उस सिस्टम की वो 1% इंक्रीज हो जाएगी। Most gas and oil burner used in the boiler plant are not designed for high temperature preheat temperature, ठीक है। तो ज्यादा जो हमारे पास गैस और ऑयल बॉयलर बर्नर जो होते हैं वो बॉयलर के अंदर, बॉयलर पॉइंट के अंदर जो है इस तरह से डिजाइन नहीं किए जाते कि हम जो है कि ज्यादा टेम्परेचर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टेम्परेचर हम क्या करते हैं कि कम से कम टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। तो क्योंकि आपने जब किसी चीज को हीट अप करना तो ऑब्वियसली उसके लिए पावर ज्यादा चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, चाहे गैस अप्लाई करें, चाहे आप कोई फ्यूल वगैरह यूज करें, तो उसके लिए आपको ज्यादा जो है कि वो उस चीज से बचने के लिए, जितनी पावर है फ्यूल है उससे बचने के लिए आप उसका डिजाइन इस तरह से करते हैं कि हम कम हीट दें और ज्यादा उस पर आउटपुट ले लें, स्टीम ज्यादा बने उसमें। तो इस तरह से हमारी एनर्जी को हम जो है ना वो सेव कर सकते हैं बाय डिजाइन ऑफ अ बॉयलर प्लांट, ठीक है। तो उसके बाद बेटा क्या होगा कि मॉडर्न बर्नर कैन विदस्टैंड मच हायर कंबस्टन एयर प्री हीट। जो हमारे पास मॉडर्न बर्नर आ रहे हैं इसमें आप जो है कि हायर कंबस्टन एयर प्री हीट करते हैं, मतलब इसमें आप कम अगर हीट देंगे तो वो ज्यादा उसको जो है कि वो हीट सप्लाई करके उसको इजीली जो है ना कि वो स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू कंसिडर सच यूनिट्स as heat exchanger in the exist flow as an alternate to economizer when either space or high feed water return temperature make is viable। तो इसमें ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करते हुए जो फीड वाटर है उसके टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं, कि मतलब आप उसको कम एनर्जी देते हैं तो वो इकोनोमाइजर के लिए मतलब उस तरह हमने उसका डिज़ाइन सेट किया हुआ है कि वो क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारी हीट वहाँ पे सेव हो जाती है। तो ये सारे का सारा जो है मॉडर्न बर्नर के अंदर होता है, ये जो आजकल इस तरह के मॉडर्न आ रहे हैं बर्नर, उसमें ये सारा तरीकाकार होता है। उसके बाद आ जाएगा इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो एनर्जी का लॉस इस वजह से भी हो सकता है कि जो कंबस्टन पूरे तरीके से ना हो,
ठीक है, कि हम पूरे तरीके से अगर किसी फ्यूल को बर्न नहीं करते तो वो क्या होती है कि वहाँ पे हीट का लॉस भी होता है, एनर्जी का लॉस भी होता है। तो इस वजह से हमारी जो कंबस्टन है हमने उसको कंप्लीट बनाना है। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन कैन अराइज फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ एयर और सरप्लस ऑफ फ्यूल और प्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन बेटा उस वक्त होती है जब आप एयर की सप्लाई कंबस्टन ड्यूरिंग कंबस्टन आप उस फ्यूल को नहीं अप्लाई करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मोटर बाइक की एग्जांपल देता हूं आपको, मोटरसाइकिल में अगर हम उसमें कार्बोरेटर वगैरह यूज करते हैं और उसके अंदर जो है कि उसमें आप बाहर से एयर लेके जो एयर फिल्टर होता है उसका हम यूज करते हैं, तो अगर हम